अक्सर लोग नॉर्मल लाइफ इंश्योरेंस यानी कि एक जनरल लाइफ इंश्योरेंस और एक टर्म लाइफ इंश्योरेंस के बीच में कंफ्यूज रहते हैं और उन्हें क्लैरिटी नहीं होती कि कौन सा इंश्योरेंस कैसे काम करता है, कौन सा इंश्योरेंस उनके लिए बेहतर है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टर्म लाइफ इंश्योरेंस की और टर्म लाइफ इंश्योरेंस बाय करने से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजों की। लेकिन उससे पहले जल्दी से जो मेजर डिफरेंसेज हैं नॉर्मल लाइफ इंश्योरेंस और टर्म लाइफ इंश्योरेंस के बीच में, इनको हम सबसे पहले देख लेते हैं। तो अगर हम सबसे पहले एक नॉर्मल लाइफ इंश्योरेंस और एक टर्म लाइफ इंश्योरेंस की फंक्शनिंग की बात करते हैं तो दोनों की बेसिक फंक्शनिंग बिल्कुल सेम है, यानी कि दोनों ही इंश्योरेंस डेथ बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं नॉमिनी को या फिर बेनिफिशियरी को इन केस ऑफ पॉलिसी होल्डर्स डेथ। अभी डेथ बेनिफिट कितना होगा, कितने अमाउंट का होगा, ऑब्वियसली ये डिपेंड करता है आपकी पॉलिसी पे। अगर आप नॉर्मल लाइफ इंश्योरेंस बाय करते हैं तो वो पॉलिसी आपने कितने अमाउंट की बाय की है, अगर आप टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी बाय करते हैं तो वो पॉलिसी आपने कितने कवरेज अमाउंट की बाय की है। लेकिन जो एक मेजर डिफरेंस यहाँ पर आता है वो ये है कि अगर हम एक नॉर्मल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की बात करते हैं तो एक नॉर्मल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर जो पॉलिसी होल्डर है, अगर पॉलिसी पीरियड के अंदर उसकी डेथ नहीं होती है तो उसको एक मैच्योरिटी बेनिफिट प्रोवाइड किया जाता है आफ्टर पॉलिसी ड्यूरेशन कंप्लीशन। तो एक नॉर्मल इंश्योरेंस पॉलिसी एक सेविंग्स प्लान की तरह काम करती है और जो अमाउंट यानी कि जो मैच्योरिटी बेनिफिट पॉलिसी पीरियड के कंप्लीट होने के बाद मिलता है उसको एक रिटायरमेंट कॉर्पस की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन जब हम बात करते हैं टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्लान की तो यहाँ पर कोई भी मैच्योरिटी बेनिफिट प्रोवाइड नहीं होता। यहाँ पर पॉलिसी होल्डर पूरे पॉलिसी ड्यूरेशन में प्रीमियम के फॉर्म में जो भी अमाउंट पे करता है, अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ उस ड्यूरेशन में नहीं होती है तो मैच्योरिटी पे उसको कुछ भी बेनिफिट प्रोवाइड नहीं होता। तो ये एक सबसे बड़ा डिफरेंस है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी और एक टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के बीच में। तीसरी चीज, अगर हम प्रीमियम अमाउंट की बात करते हैं तो एक नॉर्मल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर जो प्रीमियम होते हैं ये हाई होते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आप एक ऐसा प्लान चूज करते हैं जिसमें आप चाहते हैं कि मैच्योरिटी पे आपको 1 करोड़ रुपए का अमाउंट मिले, तो ऐसे केस में हो सकता है कि यहाँ पर आपको जो प्रीमियम पे करना पड़ सकता है वो 20,000, 22,000 या फिर उससे भी ज्यादा का हो। वहीं अगर हम टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की बात करते हैं तो यहाँ पर जो प्रीमियम्स होते हैं ये बहुत लो होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक ऐसा टर्म इंश्योरेंस प्लान चूज करते हैं जहां पर आप जो कवरेज अमाउंट है वो चूज करना चाहते हैं वही 1 करोड़ रुपए का, तो यहाँ पर जो आपका प्रीमियम होगा वो बहुत कम होगा, यही कोई 800,000 रुपए के आसपास का प्रीमियम हो सकता है। मतलब ये सिर्फ एग्जांपल्स हैं, जो एक्चुअल अमाउंट होगा वो पॉलिसी टू पॉलिसी डिफर करेगा। तो टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स को प्योरली डेथ रिस्क को कवर करने के लिए बाय किया जाता है एट लो प्रीमियम्स कंपेयर टू जनरल लाइफ इंश्योरेंस। तो टर्म इंश्योरेंस प्लान्स किसी भी इंडिविजुअल के लिए काफी कॉस्ट इफेक्टिव हो जाते हैं क्योंकि इनके प्रीमियम्स काफी लो होते हैं। और रही बात सेविंग्स की, तो आप अपने बचे हुए पैसे से डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स में अपनी सेविंग्स कर सकते हैं, फिर चाहे वो म्यूचुअल फंड्स हो, स्टॉक्स हो या और भी कोई दूसरा इन्वेस्टमेंट प्लान हो। तो टर्म इंश्योरेंस एक ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है जिसको अगर सही से समझ के बाय किया जाए तो ये जीते जी आपके लिए काफी बेनिफिशियल हो सकती है। क्योंकि अगर आप सही से समझ के बाय करेंगे तो आप सही पॉलिसी, सही समय पर, सही प्रीमियम के साथ, सही कवरेज के साथ, सही बेनिफिट्स के साथ बाय कर पाएंगे। और दूसरी चीज ये कि आपके चले जाने के बाद यानी कि इन केस ऑफ योर डेथ एक सही टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी आपकी फैमिली को बेस्ट सपोर्ट प्रोवाइड कर सकती है इन टर्म्स ऑफ कवरेज अमाउंट एंड टाइमली पेमेंट। तो एक अच्छा टर्म इंश्योरेंस प्लान बाय करते वक्त आपको किन किन 5 खास चीजों का ध्यान रखना चाहिए, इसी के बारे में हम आज के इस वीडियो में बात करेंगे। मतलब ये वो चीजें हैं जिनके बारे में आपको किसी भी टर्म इंश्योरेंस प्लान को बाय करने से पहले बहुत अच्छे से डिटेल में पता होना चाहिए, जिससे कि आपको या आपके फैमिली को फ्यूचर में किसी भी तरह की परेशानी ना उठानी पड़े। तो आइए जल्दी से इन सभी चीजों को देख लेते हैं। मेरा नाम है रंजन और आप देख रहे हैं योर एवरीडे गाइड। तो टर्म इंश्योरेंस बाय करने के जो 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो है चूजिंग द राइट कवर अमाउंट। टर्म इंश्योरेंस आप जब भी बाय करते हैं, जिस भी एज में आप बाय करते हैं, आप उसी समय अपना कवर अमाउंट भी चूज करते हैं, यानी कि इन केस ऑफ योर डेथ आपकी फैमिली को कितना पैसा मिलना चाहिए। पॉलिसी लेते टाइम आपका एक मेडिकल एग्जामिनेशन होता है आपकी करंट हेल्थ स्टेट जानने के लिए, और इन सबके अकॉर्डिंग आपका एक प्रीमियम सेट होता है जो आप हर महीने या फिर हर साल पे करते हैं उस ड्यूरेशन तक जिस ड्यूरेशन तक का कवरेज आपने लिया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी एज आज के टाइम पे है 25 ईयर्स की और आप कवरेज लेते हैं 65 ईयर्स तक की एज का, यानी कि अगले 40 साल तक आपका जो प्रीमियम होगा वो बिल्कुल सेम रहेगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। तो मे बी अगर आप आज के टाइम पे टर्म इंश्योरेंस लेते हैं तो हो सकता है कि आप जो कवरेज अमाउंट चूज करें वो 50 लाख का कवरेज चूज करें या 75 लाख का चूज करें या 1 करोड़ का कवरेज चूज करें, जो हो सकता है कि आज के टाइम पे आपको मोर देन इनफ लगता हो। तो अभी के लिए मान लेते हैं कि आपको 1 करोड़ का कवरेज अमाउंट सही लग रहा है कि हाँ आपको इतने का कवरेज अमाउंट चूज करना चाहिए, यानी कि आज के टाइम पे आपकी फैमिली को अगर 1 करोड़ रुपीज दे दिए जाए तो हो सकता है उनके लिए वो सफिशिएंट हो, उनके जो भी एक्सपेंसेस हैं, उनका जो भी लाइफस्टाइल है
उसके अकॉर्डिंग 1 करोड़ रुपीज उनके लिए इनफ हो। और जैसे कि हम मान के चल रहे थे कि अगर आपकी एज आज के टाइम पे है 25 ईयर्स की और आज के टाइम पे आप एक टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी बाय करते हैं 1 करोड़ रुपीज की, और ये पॉलिसी कवरेज आप लेते हैं 65 ईयर्स तक की एज का, यानी कि नेक्स्ट 40 ईयर्स तक का, तो ये जो 1 करोड़ रुपए का कवरेज आपने लिया है आज के टाइम पे, यही कवरेज आपका रहेगा 65 ईयर्स तक की एज तक। भगवान ना करे अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ अगर 50 ईयर्स की एज पे हो जाती है, यानी कि आज से 25 साल के बाद हो जाती है, तो पॉलिसी होल्डर की जो नॉमिनी है यानी कि उनकी जो फैमिली है उनको 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। और आज के टाइम पे 1 करोड़ रुपए की जो वैल्यू है, अगर इसको इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हैं 25 ईयर्स के बाद, तो 1 करोड़ रुपए की वैल्यू अगर हम इन्फ्लेशन कंसीडर करते हैं यही कोई 5% या फिर 5.5% के आसपास का, तो इन्फ्लेशन कैलकुलेटर में अगर आप इसको कैलकुलेट करके देखेंगे तो आप पाएंगे कि 1 करोड़ रुपए की वैल्यू आज से 25 साल के बाद यही कोई 30 लाख 28 लाख रुपए के आसपास की होगी। तो आज से 25 साल के बाद जो आपकी नॉमिनी है, आपकी जो फैमिली है, उनके खर्चे 28-30 लाख रुपए में निकल पाएंगे या नहीं निकल पाएंगे फॉर रेस्ट ऑफ देयर लाइफ। हो सकता है पॉसिबल हो सकता है पॉसिबल ना हो, तो आपको इन सब चीजों को कंसीडर करके अपना कवर अमाउंट चूज करना पड़ेगा। तो जब भी आप एक टर्म इंश्योरेंस प्लान बाय करते हैं तो ये जरूरी है कि आपका जो भी कवरेज अमाउंट है, आप उस कवरेज अमाउंट को सही से चूज करें एट द टाइम ऑफ बाइंग योर टर्म इंश्योरेंस प्लान, क्योंकि आप इसको बाद में मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे। कुछ टर्म इंश्योरेंस पॉलिसीज होती हैं जो बाद में मॉडिफिकेशन अलाउ करती हैं एट सर्टेन एज, लेकिन वहां पर आपका फिर से मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, आपको जो प्रीमियम पे करना पड़ेगा वो आज के मुकाबले काफी हाई प्रीमियम पे करना पड़ सकता है। तो कवरेज अमाउंट आज के टाइम पे ही सही चूज करें। कितना कवरेज अमाउंट आपको लेना चाहिए ये टोटली पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, उनके लाइफस्टाइल और उनके एक्सपेंसेस पे डिपेंड करता है। अगर आप एक सही कवरेज अमाउंट चूज करने के लिए हेल्प लेना चाहते हैं या फिर एक आइडिया चाहते हैं, तो इसके लिए आप यूज कर सकते हैं डिटो का टर्म इंश्योरेंस कैलकुलेटर। तो अगर मैं ओपन करता हूं डिटो की वेबसाइट, इसके अंदर लाइफ इंश्योरेंस के अंदर आप जा सकते हैं टर्म इंश्योरेंस 101 पे। यहाँ पर आप किसी भी तरह की हेल्प ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप जानना चाहते हैं कि टर्म इंश्योरेंस होता क्या है, व्हाट इज टर्म इंश्योरेंस, तो आप इस सेक्शन को जाकर रीड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर जा रहा हूँ आइडियल कवरेज अमाउंट के अंदर, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इस चीज को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आप यहाँ पर इसको पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ पर आ जाता हूँ सीधे यहाँ पर टर्म इंश्योरेंस कैलकुलेटर के अंदर। तो टर्म इंश्योरेंस कैलकुलेटर को मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे ले आएगा इस वाले पेज पे। हम मान लेते हैं कि जैसा हम डिस्कशन कर रहे थे कि अगर आपकी एज आज के टाइम पे है 25 ईयर्स की और आप अगर अपना प्रोटेक्शन ड्यूरेशन चूज करते हैं 65 ईयर्स तक की एज का, मान लेते हैं कि आज के टाइम पे आपके और आपके फैमिली के जो मंथली एक्सपेंसेस हैं वो है 40,000 रुपीज के। उसके बाद हम यहाँ पर चूज कर सकते हैं आउटस्टैंडिंग लोन्स की, क्या आपके ऊपर कोई आउटस्टैंडिंग लोन आज के टाइम पे है या नहीं है। आउटस्टैंडिंग लोन कुछ भी हो सकता है, मे बी वो आपका होम लोन हो या फिर आपके पास कोई ऑटो लोन हो। तो अभी के लिए एग्जांपल के लिए हम मान लेते हैं कि 8 लाख रुपए का एक ऑटो लोन आपने यहाँ पर लिया हुआ है, तो मैंने यहाँ पर डाल दिया 8 लाख रुपीज। अब हम क्लिक करते हैं कैलकुलेट पे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो रिकमेंडेड कवर है जो आपको लेना चाहिए वो है 2.78 करोड़ का, क्योंकि आपकी फैमिली के जो मंथली एक्सपेंसेस हैं वो 40,000 रुपीज के हैं और आपके ऊपर 8 लाख रुपए का एक लोन है। और 2024 में जो आपकी फैमिली के 40,000 रुपीज के मंथली एक्सपेंसेस हैं, अगर हम इन्हीं एक्सपेंसेस को कैलकुलेट करते हैं 2064 में, तो ये एक्सपेंसेस निकल के आते हैं 2.96 लाख पर मंथ के। अगर हम यहाँ पर इन्फ्लेशन को कंसीडर करते हैं लगभग 5% का, तो 5% इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग अगर आपकी फैमिली का लाइफस्टाइल सेम रहता है जो आज के टाइम पे है, तो इसी लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग ईयर 2064 में उनके जो मंथली एक्सपेंसेस होंगे वो 2.96 लाख के होंगे। तो इन सभी चीज़ों के बेसिस पे आपको जो यहाँ पर रिकमेंडेड कवर आ जाता है जो आपको टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर लेना चाहिए वो है 2.78 करोड़ का। वहीं पर अगर हम इस प्रोटेक्शन ड्यूरेशन को यहाँ पर चेंज कर देते हैं, अगर हम 65 ईयर्स की जगह इसको कर देते हैं 60 ईयर्स और बाकी चीज़ों को हम सेम कर देते हैं, हम कैलकुलेट करते हैं, तो अब आपका यहाँ पर कवर अमाउंट निकल के आता है कि रिकमेंडेड कवर अमाउंट आपका बनता है 2.18 करोड़ का। तो इस तरीके से आप चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग सेट करके यहाँ पर कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट था चूजिंग द राइट कवर अमाउंट। अब सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है चूजिंग द राइट पॉलिसी ड्यूरेशन। तो जैसा कि हम डिटो के टर्म इंश्योरेंस कैलकुलेटर के अंदर देख रहे थे कि आप कवरेज चूज करते हैं 65 ईयर्स तक की एज का या फिर आप कवरेज चूज करते हैं 60 ईयर्स तक की एज का, तो एक्चुअली में कितने ड्यूरेशन तक का कवरेज आपके लिए बेनिफिशियल है। देखिए जैसे कि हम जानते हैं कि आज के टाइम पे जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो लगभग 74-75 ईयर्स के आसपास की है। तो यहाँ पर बहुत से लोग अपना दिमाग लगा सकते हैं कि यार वैसे भी टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी से वापस तो कुछ मिलना है नहीं, जो भी प्रीमियम हम आज के टाइम पे करेंगे अगले 35 साल तक पे करेंगे या फिर 40 साल तक पे करेंगे, वो प्रीमियम फाइनली लॉस्ट ही होना है। तो यहाँ पर आप सोच सकते हैं कि यार एक काम करते हैं कि जो टर्म इंश्योरेंस कवरेज है वो सीधे 80 ईयर्स तक की एज का या फिर 85 ईयर्स तक की
एज का ले लेते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारी 70-75 ईयर्स के आसपास की होगी, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि हम 75 ईयर्स के ऊपर सर्वाइव कर पाएंगे या फिर 80 ईयर्स तक की एज तक सर्वाइव कर पाएंगे। यानी कि हमारी फैमिली को जो टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी का बेनिफिट है वो मिलेगा ही मिलेगा। तो आपकी प्लानिंग में भी आपको बहुत अच्छी लग रही हो, आपको बेनिफिशियल लग रही हो, लेकिन ये जान के आपको हैरानी यहाँ पर नहीं होनी चाहिए कि आपसे कई साल पहले से टर्म इंश्योरेंस कंपनीज ये चीज जानती हैं, यानी कि ऑब्वियसली उनके पास इस चीज का तोड़ भी होगा। तो परेशानी आपके लिए यहाँ पर ये आ जाती है कि 60 इयर्स की एज के बियॉन्ड आप जितने लंबे ड्यूरेशन के लिए अपनी टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी का कवरेज लेते हैं, उसी हिसाब से आपका जो पॉलिसी का प्रीमियम है आज के टाइम पे वो प्रीमियम उतना ही इंक्रीज भी कर जाएगा। तो फिर से वही बात, अगर आपकी एज आज के टाइम पे है 25 इयर्स की और अगर आप अपना कवरेज अमाउंट चूज करते हैं 85 इयर्स तक की एज का, यानी कि आप यहाँ पर बात कर रहे हैं नेक्स्ट 60 इयर्स तक सेम प्रीमियम पे करने की। और जैसे कि मैंने कहा कि 60 इयर्स की एज के बियॉन्ड आप जितने भी सालों के लिए अपना कवरेज एक्सटेंड कराएंगे उतना ही प्रीमियम आज के टाइम पे आपका इंक्रीज हो जाएगा। यानी कि अगले 60 साल तक आप इतना एक्स्ट्रा प्रीमियम यहाँ पर पे करने की बात कर रहे हैं जिसका इन दी एंड बेनिफिट उतना आपको नहीं मिलेगा या आपकी फैमिली को नहीं मिलेगा जितना नुकसान आपको अगले 60 साल में होने वाला है। तो पॉलिसी का जो ड्यूरेशन है इसको यहाँ पर आपको सोच समझकर सही समझ के साथ चूज करना चाहिए। जनरली जो पॉलिसी ड्यूरेशन आपको अपने लिए कंसीडर करना चाहिए और जो रिकमेंडेड भी होता है वो है कि आप अपना पॉलिसी ड्यूरेशन 60 से 70 इयर्स तक की एज तक ही रखें। आज के टाइम पे आपकी एज कुछ भी हो, आपको यहाँ पर पॉलिसी कवरेज 60 से 70 इयर्स तक की एज तक का ही लेना चाहिए। अगर फिर से डिट्टो की वेबसाइट पे जाके हम चेक कर लेते हैं, अगर मैं जाता हूँ लाइफ इंश्योरेंस के अंदर टर्म इंश्योरेंस 101 पे और यहाँ पर अगर मैं जाता हूँ आइडियल पॉलिसी ड्यूरेशन के अंदर, तो यहाँ पर आप इसको रीड कर सकते हैं और डिट्टो के डॉक्यूमेंटेशन के अकॉर्डिंग भी यहाँ पर भी ये मेंशन है कि अगर आप अपनी पॉलिसी को बियॉन्ड 70 चूज करते हैं तो यहाँ पर आपका जो प्रीमियम है वो काफी ज्यादा शूट कर जाएगा। दैट मीन्स कि जो स्वीट स्पॉट है यानी कि जो भी पॉलिसी ड्यूरेशन आपको लेना चाहिए वो बिटवीन 60 एंड 70 ईयर्स के बीच का लेना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि जरूरी नहीं है कि हर किसी को 60 to 70 ईयर्स तक की एज का ही पॉलिसी ड्यूरेशन चूज करना चाहिए। हो सकता है कि आपकी जो फैमिली की डिपेंडेंसी है वो आपके ऊपर से 50 इयर्स की एज पे ही खत्म हो जाए या 55 इयर्स की एज पे ही खत्म हो जाए। तो बेसिकली आपकी फैमिली की जो डिपेंडेंसी आपके ऊपर है उस ड्यूरेशन तक का टर्म इंश्योरेंस प्लान या टर्म इंश्योरेंस कवरेज किसी को लेना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली जो टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी है उसका काम ही यही है कि इन केस अगर आपको कुछ हो जाता है तो टर्म इंश्योरेंस से मिलने वाला जो अमाउंट है वो आपका रिप्लेसमेंट की तरह काम करता है, जिससे कि आपकी फैमिली का कुछ भी काम पीछे से ना रुके और उनकी लाइफ आपके बिना जो अमाउंट उनको मिलता है उससे चल पाए। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है लाइफ स्टेज बेनिफिट का। तो टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी की परेशानी ये होती है कि टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी काफ़ी रिजिड यानी कि फिक्स्ड होती हैं। एक बार आपने जो टर्म चूज़ कर लिया, एक बार आपने जो कवरेज अमाउंट चूज़ कर लिया, वो वैसा ही रहने वाला है जब तक आपकी पॉलिसी एक्सपायर नहीं होती। मतलब इसको आप चेंज नहीं कर सकते। मे बी आप एक ऐसे इंडिविजुअल हों जिनकी एज आज के टाइम पे 22 ईयर्स की होगी या 25 ईयर्स की होगी, यानी कि आपके अभी तक शादी नहीं हुई है, तो ऑब्वियसली आपके बच्चे नहीं होंगे। आपके पेरेंट्स की ज़्यादा डिपेंडेंसी आपके ऊपर नहीं होगी क्योंकि उनकी एज भी सही होगी, वो भी वर्किंग होंगे। तो ऐसे में क्योंकि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कम हैं, तो ऐसे में अगर आप एक टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी लेंगे जो कि काफ़ी बड़े कवरेज अमाउंट की होगी, तो ऐसे में आपको यहाँ पर प्रीमियम भी हाई पे करना पड़ेगा। तो उससे बेटर ये है कि टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर एक फीचर होता है जिसको हम बोलते हैं लाइफ स्टेज बेनिफिट फीचर। अगर आपको किसी टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी में ये फीचर मिलता है तो आपके लिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल ये हो सकता है। तो लाइफ स्टेज बेनिफिट कैसे काम करता है कि टर्म इंश्योरेंस पॉलिसीज़ आपको ये ऑप्शन प्रोवाइड करती हैं कि आपके जो लाइफ के डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपकी कुछ सालों के बाद शादी होती है तो आपका जो भी टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी का जो बेस कवरेज अमाउंट है उस बेस कवरेज अमाउंट को आप सर्टेन परसेंटेज से इंक्रीज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका जो भी कवरेज अमाउंट है, लेट्स से अगर वो 50 लाख रुपीस का है तो आप उसको 50% से इंक्रीज कर सकते हैं एज एन एग्जांपल। तो 50 लाख रुपीस का 50% यानी कि 25 लाख रुपीस, यानी कि आपका जो फाइनल कवरेज अमाउंट बन जाएगा वो बन जाएगा 75 लाख रुपीस का। सेम इसी तरीके से अगर आपके आगे चल के बच्चे होते हैं यानी कि आप एक अनदर लाइफ स्टेज पे पहुंच जाते हैं, सेम इसी तरीके से आपका जो बेस कवरेज अमाउंट है जो कि अभी बन गया है 75 लाख रुपीस का, इसको आप फर्दर इंक्रीज कर सकते हैं कुछ परसेंटेज से, मे बी वो 25% हो, मे बी वो 30% हो। तो इसी तरीके से जो डिफरेंट लाइफ स्टेजेस होती हैं इनमें आपको ये ऑप्शन प्रोवाइड किया जाता है कि आप अपना बेस कवरेज अमाउंट इंक्रीज कर सकते हैं, जो कि आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा। तो अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में फ्यूचर में ऐसी कुछ लाइफ स्टेजेस आ सकती हैं तो आप अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर इस ऑप्शन को ऑप्ट कर सकते हैं। आई एम श्योर ये आपके लिए हेल्पफुल जरूर होगा। लाइफ स्टेज बेनिफिट के बारे में आप डिट्टो की वेबसाइट पे पढ़ सकते हैं और अगर आपको इसमें कुछ भी कंफ्यूजन लगता है तो आप इनके IRDA सर्टिफाइड एक्सपर्ट से फ्री में बात कर सकते हैं। आप
आप सिंपली यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं टॉक टू एन एडवाइजर को और यहाँ पर आप चूज कीजिए टर्म लाइफ इंश्योरेंस को। अपनी क्वेरी आप यहाँ पर एंटर करके फर्दर इनके एडवाइजर से डिटेल में इन चीजों को डिस्कस कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट आता है रिलेटेड टू क्रिटिकल इलनेस कवर। तो क्रिटिकल इलनेस कवर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर है। अगर आपको टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर ये फीचर आपको मिल जाता है तो ये आपके लिए आगे चल के काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है इन केस ऑफ क्रिटिकल इलनेसेस। क्रिटिकल इलनेसेस फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं कैंसर की या कोई ऐसी दूसरी बीमारी जिसकी वजह से आपको लंबा ब्रेक अपनी जॉब से या फिर अपनी लाइफ में आपको लेना पड़े, और सिर्फ ब्रेक लेना ही नहीं, भगवान ना करे अगर आपको कोई ऐसी इलनेस कल को हो जाती है जिसकी वजह से आपके ऊपर काफ़ी बड़े एक्सपेंसेस आ सकते हैं, वो मेडिकल एक्सपेंसेस जिनको कवर करना आपको अपनी सेविंग से काफ़ी डिफिकल्ट हो सकता है। तो ऐसे में आपकी टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर जो फीचर होता है क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट, ये आपको हेल्प करता है। तो अपने टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी डॉक्यूमेंट को अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको बहुत सारे क्रिटिकल इलनेसेस कवर्ड मिल जाएंगे। उनमें से अगर कोई भी क्रिटिकल इलनेस आपको कल को हो जाता है तो टर्म इंश्योरेंस कंपनी आपका जो कवर अमाउंट है उस कवर अमाउंट में से एक सर्टेन अमाउंट एज कैश आपको इंस्टेंटली डिस्पर्स कर देता है। फॉर एग्जांपल अगर आपका टर्म इंश्योरेंस का जो कवर अमाउंट है वो है 1 करोड़ रुपीस का, तो हो सकता है आपको 10 लाख रुपीस मिल जाएं, 20 लाख रुपीस मिल जाएं या फिर इवन 50 लाख रुपीस मिल जाएं आपके उन क्रिटिकल इलनेस के एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए। तो इस अमाउंट से आपकी जो लाइफ है वो कुछ ईजी हो सकती है, आपको यहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। लेकिन एक चीज जो यहाँ पर ध्यान देने वाली है वो ये कि ये जो बेनिफिट आपको मिलता है, जो भी अमाउंट आपको मिलता है, ये आपके जो टर्म इंश्योरेंस का कवर अमाउंट है उसमें से ही निकाल के आपको दिया जाता है। फिर से अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि आपका जो कवर अमाउंट है अगर वो 1 करोड़ रुपीस का है और क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट जो आपको दिया जाता है अगर वो 20 लाख रुपीस का दिया जाता है, तो आपका जो फाइनल कवर अमाउंट यहाँ पर रह जाता है वो रह जाता है 80 लाख रुपीस का। तो जितना भी अमाउंट आप क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट के फॉर्म में लेते हैं वो अमाउंट आपका जो फाइनल कवर अमाउंट है उसको रिड्यूस कर देता है। लेकिन इन दी एंड जैसे कि आप समझ पा रहे होंगे, अगर आपकी टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर ये फीचर आपको मिल जाता है या फिर इस फीचर को अगर आप अलग से ऑप्ट कर लेते हैं तो ये आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। फाइनली हमारे पास जो फिफ्थ और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आ जाता है वो आ जाता है चूजिंग द राइट इंश्योरेंस कंपनी या फिर चूजिंग द राइट इंश्योरेंस ब्रांड। तो इन सभी पॉइंट्स को जान लेने के बाद एक इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे पास यहाँ पर आ जाती है वो ये कि फाइनली टर्म इंश्योरेंस प्लान जो हमें लेना है वो हमें किस ब्रांड का लेना है, कहाँ से लेना है, हम ये कैसे पता लगाएं कि कौन सी टर्म इंश्योरेंस कंपनी आपके लिए अच्छी है या नहीं है। तो इसके लिए मैं फिर से आ जाता हूँ डिट्टो की वेबसाइट पे और अब की बार हम चलते हैं यहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस के अंदर टर्म इंश्योरेंस चेकलिस्ट पे। यहाँ पर हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं, इंश्योरर स्पेसिफिक फीचर्स दैट टेल्स यू हाउ टू शॉर्टलिस्ट अ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। तो इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज सबसे पहले आपको चेक करनी है वो है चेक द क्लेम सेटलमेंट रेशियो। क्लेम सेटलमेंट रेशियो का मतलब है कि किसी भी कंपनी ने एक साल में कितने क्लेम्स को सेटल किया है, कितने क्लेम्स का अमाउंट उनके नॉमिनी को या फिर बेनिफिशियरी को दिया है। ऑब्वियसली आप भी चाहेंगे एक ऐसी कंपनी का टर्म इंश्योरेंस प्लान बाय करना जिसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो ज्यादा हाई हो, यानी कि इन केस ऑफ डेथ कंपनी के पास अगर क्लेम की रिक्वेस्ट जाती है तो कंपनी उस क्लेम की रिक्वेस्ट को फुलफिल करे। तो आइडियली जिस कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो हाई होगा वो कंपनी आपके लिए उतनी ही अच्छी साबित भी होगी। लेकिन क्लेम सेटलमेंट रेशियो जो पैरामीटर है इसको आपको आइसोलेशन में या फिर सिर्फ अकेले इस पैरामीटर के बेसिस पे किसी भी कंपनी को शॉर्टलिस्ट अपने लिए नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, इसके लिए हम आ जाते हैं सेकंड पॉइंट यानी कि अमाउंट सेटलमेंट रेशियो पे। देखिए क्लेम सेटलमेंट रेशियो आपको सिर्फ ये बताता है कि नंबर ऑफ क्लेम्स जो कंपनी के पास रिसीव हुए हैं उनमें से कितने परसेंटेज ऑफ क्लेम्स कंपनी ने सेटल किए हैं। यानी कि अगर किसी कंपनी के पास 100 क्लेम सेटल होने के लिए आए हैं और उनमें से अगर 97 क्लेम्स कंपनी फुलफिल कर देती है, सेटल कर देती है, तो कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो बन जाता है 97% का। लेकिन क्लेम सेटलमेंट रेशियो आपको यहाँ पर धोखा दे सकता है। कैसे दे सकता है आप इस एग्जांपल से समझिए। मान लेते हैं कि कंपनी के पास 100 क्लेम सेटल होने के लिए आए और कंपनी ने उनमें से जो 97 या फिर 96 जो छोटे क्लेम्स थे, यानी कि जो क्लेम्स थे 50 लाख रुपए के या फिर 1 करोड़ रुपए वाले क्लेम्स, उनको तो फुलफिल कर दिया। लेकिन जो 3 या 4 ऐसे क्लेम्स थे जो कि काफ़ी बड़े अमाउंट वाले क्लेम्स थे, यानी कि 5 करोड़ के क्लेम्स थे या फिर 8 करोड़ या फिर 10 करोड़ के क्लेम्स थे, कंपनी ने उनको सेटल किया ही नहीं। तो कंपनी ने एक तरह से यहाँ पर क्लेम्स तो सेटल कर दिया 96, यानी कि उनका क्लेम सेटलमेंट रेशियो बन गया 96% का। लेकिन कंपनी ने जो यहाँ पर अमाउंट सेटल किया वो खाली छोटा अमाउंट सेटल किया, लेकिन बड़ा अमाउंट कभी सेटल किया ही नहीं। तो ऐसे में क्लेम सेटलमेंट रेशियो उस कंपनी का काफ़ी हाई हो जाता है, वो इंप्रेशन भी आपको अच्छा देता है, लेकिन इंटरनली वो क्लेम सेटलमेंट रेशियो फॉल्स है।
है और आपको मिसलीड कर रहा है। तो इसको ओवरकम करने के लिए आपको यहाँ पर चेक करना चाहिए उस कंपनी का अमाउंट सेटलमेंट रेशियो, यानी कि इंश्योरेंस कंपनी के पास जितने भी अमाउंट के क्लेम सेटल होने के लिए आए हैं उनमें से कंपनी ने कितने परसेंटेज ऑफ अमाउंट के क्लेम्स को सेटल किया है। अभी आगे चल के एक एग्जांपल से मैं दो इंश्योरेंस कंपनीज को आपस में कंपेयर करके आपको दिखा दूंगा, तो आपको ये वाली जो पिक्चर है क्लेम सेटलमेंट रेशियो वाली और अमाउंट सेटलमेंट रेशियो वाली, ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगी और आप इनको समझ जाएंगे। अभी के लिए तीसरी हम बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ कंप्लेंट्स की। तो डिटो पे मेंशन है चेक द वॉल्यूम ऑफ कंप्लेंट्स को, तो ये आपको बताता है कि पर 10,000 क्लेम्स जो कंपनी के पास रजिस्टर्ड हुए हैं, तो यहाँ पर ये मेंशन है कि इफ द टोटल कंप्लेंट्स रिसीव्ड पर 10,000 क्लेम्स रजिस्टर्ड इज हायर देन 20, यानी कि अगर किसी कंपनी के पास 10,000 क्लेम्स सेटल होने के लिए रजिस्टर हुए हैं और उन क्लेम्स में से अगर 20 से ज़्यादा कंप्लेंट्स आई हैं, तो यहाँ पर आपको रिकंसिडर करना पड़ेगा उस टर्म इंश्योरेंस कंपनी को। अगर पर 10,000 क्लेम्स 20 से ज़्यादा कंप्लेंट्स आती हैं, यानी कि कंप्लेंट्स काफ़ी ज़्यादा हाई हैं, यानी कि उस इंश्योरेंस कंपनी से रिलेटेड कुछ ना कुछ इश्यूज हैं जो कस्टमर्स को, कंप्लेनेंट्स को फेस करने पड़ रहे हैं, तो यहाँ पर जो ऐसी कंपनीज हैं उनके फंक्शनिंग पे सवाल उठता है कि IRDAI के पास ये जो कंप्लेंट्स हैं पर 10,000 क्लेम्स, ये कंप्लेंट्स इतनी ज़्यादा क्यों आ रही हैं। तो बेटर होगा कि आप ऐसी इंश्योरेंस कंपनी के साथ जाएं जिनकी वॉल्यूम ऑफ कंप्लेंट्स कम हो। अब अगर मैं इन तीनों ही चीज़ों को आपको यहाँ पर बेटर तरीके से समझाने के लिए अगर दो इंश्योरेंस पॉलिसीज़ को आपस में कंपेयर करता हूँ, तो डिटो की वेबसाइट पे आप लाइफ इंश्योरेंस के अंदर जा सकते हैं कंपेयर टर्म पॉलिसीज़ के अंदर, और यहाँ पर मैं कंपेयर करता हूँ HDFC लाइफ का जो क्लिक टू प्रोटेक्ट लाइफ है उसको मैं कंपेयर करता हूँ ICICI प्रूडेंशियल के आई प्रोटेक्ट स्मार्ट के साथ। मैं क्लिक करता हूँ कंपेयर पे, तो यहाँ पर नीचे आके हम देख सकते हैं कि HDFC लाइफ का जो क्लेम सेटलमेंट रेशियो का जो एवरेज है लास्ट 3 इयर्स का वो है 99.2% का, जो कि काफ़ी अच्छा है। ICICI प्रूडेंशियल का जो आई प्रोटेक्ट स्मार्ट है इसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो है 97.5% का, जो कि इससे कम है। वहीं अगर हम अमाउंट सेटलमेंट रेशियो की बात करते हैं तो HDFC लाइफ का 87.3% का है, जबकि ICICI प्रूडेंशियल का आप देखेंगे ये 92.1% का है। तो यहाँ पर आपको क्लैरिटी मिली होगी कि भले ही क्लेम सेटलमेंट रेशियो HDFC लाइफ का ज़्यादा है, लेकिन अमाउंट सेटलमेंट रेशियो जो है वो ICICI प्रूडेंशियल का ज़्यादा है। बाकी चीज़ें आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, जैसे कि एनुअल बिजनेस, ये भी काफ़ी मैटर करता है। एनुअल बिजनेस किसी भी इंश्योरेंस कंपनी का अच्छा होना चाहिए। कंप्लेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो नंबर ऑफ कंप्लेंट्स पर 10,000 क्लेम्स यहाँ पर HDFC की खाली 2 है, लेकिन ICICI प्रूडेंशियल की यहाँ पर 14.3 है, बट अंडर 20 है, तो यहाँ पर आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। बाकी चीज़ें आप यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं कि अगर हम बात करते हैं एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट का, तो यहाँ पर आपको दोनों जगह मिलता है। टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी आपको HDFC में मिलती है, लेकिन ICICI प्रूडेंशियल में नहीं मिलती है। टर्मिनल इलनेस आपको यहाँ नहीं मिलती है, लेकिन यहाँ मिलती है। इंक्रीजिंग कवर और कवर अमाउंट टॉपअप आपको दोनों ही में नहीं मिलता है। एक चीज़ जो यहाँ पर हमें इस टेबल में दिखाई नहीं दे रही है वो है क्रिटिकल इलनेस कवर। तो अगर मैं यहाँ पर स्क्रॉल करके नीचे आता हूँ तो हम यहाँ पर देख सकते हैं फीचर कंपैरिजन के अंदर क्रिटिकल इलनेस, तो आई प्रोटेक्ट स्मार्ट हैज़ बेटर क्रिटिकल इलनेस राइडर देन क्लिक टू प्रोटेक्ट लाइफ, यानी कि क्रिटिकल इलनेस में आपको यहाँ पर राइडर्स मिल जाते हैं इन दोनों ही पॉलिसी के अंदर, जिसमें आई प्रोटेक्ट स्मार्ट का जो ये राइडर है ये बेटर है कंपेयर टू क्लिक टू प्रोटेक्ट लाइफ। क्लिक टू प्रोटेक्ट लाइफ था HDFC का, यानी कि ICICI प्रूडेंशियल का जो राइडर है वो HDFC के राइडर से बेटर है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर प्लान्स को कंपेयर कर सकते हैं, उनसे रिलेटेड बाकी चीज़ों को आप डिटेल में यहाँ पर पढ़ सकते हैं, किस चीज़ का क्या मतलब है आप यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने लिए यहाँ पर किसी भी प्लान को शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। तो फाइनली अगर आपने अपने लिए कोई भी टर्म इंश्योरेंस प्लान शॉर्टलिस्ट कर लिया है, लेकिन फर्दर अगर आपके पास यहाँ पर कुछ भी क्वेश्चन है या फिर कोई पर्सनलाइज क्वेरी है, तो आप यहाँ पर हेल्प ले सकते हैं डिटो की। मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट करूँगा कि आप सबसे पहले यहाँ पर डिटो के जो IRDAI सर्टिफाइड एडवाइजर्स हैं उनके साथ अपनी एक कॉल बुक कीजिए। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी डाउट्स हैं, उनको आप यहाँ पर क्लियर कीजिए। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर क्लिक कीजिए, टर्म लाइफ इंश्योरेंस को सेलेक्ट कीजिए, अपना नाम, व्हाट्सएप नंबर और अपनी क्वेरी यहाँ पर एंटर कीजिए। आपको डिटो के बारे में कहाँ से पता लगा आप उसको एंटर कीजिए। आप यहाँ पर मेरे चैनल का नाम भी मेंशन कर सकते हैं और डिटो के IRDAI सर्टिफाइड एडवाइजर्स के साथ व्हाट्सएप पे चैट कीजिए। जो भी एडवाइस आपको दी जाती है ये कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके लिए आपको कोई भी पेमेंट यहाँ पर नहीं करनी होगी। डिटो आपको देता है बिल्कुल स्पैम फ्री एडवाइस, यानी कि आपको बार बार कॉल करके यहाँ पर परेशान या फिर डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। आप डिस्कशन करने के बाद जो भी प्लान आपको आपके हिसाब से सही लगता है उस प्लान को आप बाय कर सकते हैं। मोर देन 7,500 रिव्यूज के साथ डिटो को गूगल पे रेटिंग मिली हुई है 4.9 स्टार की। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर क्लिक कीजिए और अपना स्लॉट बुक कीजिए। स्लॉट्स लिमिटेड रहते हैं तो आप मिस आउट मत करिएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो उसको लाइक करके मुझे ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
है।